नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में हम पढ़ चुके थे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और उसके बाद में जो हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया था वो था उत्तरवर्ती मुगल सम्राट। इसके पहले पार्ट में हमने कुछ शासकों के विषय में अध्ययन कर लिया था और आज बचे हुए जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट हैं उनके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी उसमें हमने ये देखा कि उत्तरवर्ती मुगल सम्राट में जो पहला उत्तरवर्ती मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ये जो शासक बनता है ये 1707 से 12 तक होता है। और ये हमने डिस्कस किया था कि उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे कौन से। तो औरंगजेब के बाद में जो शासक बनते हैं 1707 से लेकर के 1857 के क्रांति तक के जो शासक हैं उन्हें हम उत्तरवर्ती मुगल सम्राट मानते हैं। और इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इनके काल में जो मुगल शासन है उसका पतन शुरू हो जाता है और 1857 की क्रांति तक आते आते तो ये सिमट करके केवल लाल किले तक ही रह जाता है दोस्तों। तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में देखिएगा दोस्तों जहांगीर शाह बनता है। और ये भी हमने देखा था कि इसी के काल में या बहादुर शाह के बाद में एक नई परंपरा जो है मुगल काल में विकसित होती है, वो है दरबारी गुट की परंपरा। अब शासक कौन बनाना शुरू कर देता है दोस्तों? दरबारी गुट होते हैं यहाँ पर, जैसे तुरानी गुट था, सैयद बंधुओं का गुट था। तो इस प्रकार के जो गुट थे दोस्तों, ये गुट जो है शासक को बना रहे हैं। तो ये परंपरा इसके बाद में ही शुरू होती है बहादुर शाह प्रथम के बाद में। जहांगीर शाह की मृत्यु के बाद में दो देखिएगा भाई हैं, उनको शासक बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट शासक का नाम आता है फर्रुखसियार। और फर्रुखसियार जो है वो सैयद बंधुओं की मदद से बादशाह बनता है। इसके समय में 1717 में एक फरमान जारी होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जो कि दस्तक के नाम से जाना जाता है। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना अपने मानते हैं। और इसके समय की बात करें तो 1713 से लेकर के 1719 तक का समय माना जाता है। ये सैयद बंधुओं की मदद से देखिए शासक बनता है, जिसे हिंदुस्तानी गुट भी कहते हैं और किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। बाद में इसके सैयद बंधु जो है हत्या करवा देते हैं और इसके बाद में देखिए क्रमशः दो राजकुमार शासक बनते हैं, जिसमें पहला था रफी उद दरजात, 1719 में बनता है, और उसके बाद में बनता है रफी उद दौला। ये शासक बनते हैं दोस्तों, ये भी 1719 का ही है। और इसके बाद में जो अगले शासक का नाम आता है, छठे शासक का नाम आता है, वो है मोहम्मद शाह रंगीले। तो आज अपने मोहम्मद शाह रंगीले से शुरू करने जा रहे हैं। ये बातें हमने काफ़ी डिस्कस की भी थी पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से, और हेडिंग डाल लीजिएगा मोहम्मद शाह रंगीला। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके बाद के अंदर यही शासक जो है जहाँ पर पढ़ने लायक है और जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम रह गया 1719 से लेकर के 1748 तक का। यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो पहली बात तो हमारा यही प्रश्न बनता है कि मोहम्मद शाह रंगीले ही इसका नाम था क्या? नहीं, इसका जो वास्तविक नाम था वो अलग था दोस्तों। तो ये नोट कर लीजिएगा सबसे पहले इनका वास्तविक नाम। तो दोस्तों इसका जो वास्तविक नाम था वो था रोशन अख्तर। क्या था वास्तविक नाम? इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर के नाम से ये जाने जाते थे। अब दूसरा जो इसमें प्रश्न बनता है कि ये किसकी सहायता से शासक बने थे? तो ये सैयद बंधुओं की सहायता से ही शासक बने थे। सैयद बंधु की मदद से शासक बना, जिन्हें अपने किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। अब सैयद बंधु कौन थे? ये दो हुआ करते थे। एक तो था अब्दुल्ला खां, और दूसरा कौन था दोस्तों? दूसरा था हुसैन अली। तो जो अब्दुल्ला खां है वो क्या बनता है? वो वजीर बनता है, और हुसैन अली जो है वो मीर बख्शी बनता है दोस्तों, मीर बख्शी बनता है।
तो वास्तविक नाम इनका क्या था? वास्तविक नाम था इसका रोशन अख्तर। और ये किसकी मदद से शासक बनता है? तो ये भी सैयद बंधुओं की मदद से ही शासक बनता है दोस्तों। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, इसके मन में जो है सैयद बंधुओं के प्रति एक षड्यंत्र की भावना भी आती है और ये उनकी हत्या भी करवा देता है दोस्तों। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, तुरानी अमीरों या फिर हम कहें निज़ाम उल गुट की मदद से ये क्या करवा देता है? सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है। सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है, यानी एक प्रकार से अपने रास्ते की रुकावट को हटा देता है, जिसके कारण जो शासन चल रहा था। तो इससे ये जो घटना है, इसे अपने मुगल प्रतिक्रांति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मुगल प्रतिक्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसे ही मुगल प्रतिक्रांति के नाम से जाना जाता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो सैयद बंधुओं की मदद से ये राजा बना था और उन्हीं की जो है तुरानी गुट के द्वारा इनकी हत्या करवा देता है। तुरानी कहाँ है? तो ये एक ईरान के पास का ही क्षेत्र है दोस्तों। ईरान के पास का ही क्षेत्र है ये तुरानी। और इसके समय में सबसे बड़ी जो घटना होती है इसके समय में वो ये है कि मुगल साम्राज्य का तेज गति से विघटन होता है। मुगल साम्राज्य का तेज गति से विघटन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज गति से विघटन जो हुआ मुगल साम्राज्य का, वो किसके समय में हुआ, तो आपको याद रखना है वो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ही हुआ। इतनी तेज गति से होता है कि देखिए, जो जिनको ये सूबेदार बनाता है वो अपने अपने नए नए राज्य बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझ लेना होगा कि जैसे मान लीजिएगा ये हमारा भारत था, तो यहाँ तक देखिएगा औरंगजेब के समय इसका शासन हुआ करता था। मुगलों का जो शासन है वो इतना हुआ करता था अफगानिस्तान तक। तो अब देखिएगा शासन सिमट रहा है, लास्ट में आकर के यहाँ पर ही रह जाता है। जब इतना घटेगा तो इन खाली जगह को भरने के लिए कोई ना कोई तो आता ही है। तो यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर स्वतंत्र राज्य बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अवध है, हैदराबाद है, रुहेलखंड है, कर्नाटक है, बंगाल है ना। इस प्रकार से जो है नए नए राज्य बनने शुरू हो जाते हैं। जिसने इनको नियुक्त किया था वही अपने स्वतंत्र राज्य घोषित करना शुरू कर देते हैं। उनके विषय में भी हमें पढ़ना है, वो अपने अगली क्लासेस में देखेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर मुगल साम्राज्य का पूछा जाए सबसे तेज गति से विघटन किसके समय में हुआ, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में होता है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि इसी के समय में मुगल साम्राज्य, जैसा कि अभी हमने बात की थी, मुगल साम्राज्य कई भागों में बंट जाता है, कई भागों में बंट गया। और यहाँ से कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करें अवध की। तो अवध जो है, अवध का बादशाह या फिर हम कहें अवध का शासक कौन बना था, तो वो बना था सादत खां। और इसकी उपाधि थी बुरहान उल मुल्क। ये इसकी उपाधि हुआ करती थी सादत खां की। दूसरी स्टेट की अगर अपने बात करें, और ये देखिएगा राज्य न करके अपने एक प्रकार से उस समय की कंट्री ही हुआ करती थी दोस्तों। ये बिल्कुल स्वतंत्र हुआ करते थे। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? चिनकिल्च खां। और इसी को क्या कहते हैं? निज़ाम उल मुल्क की उपाधि थी। इसके बाद में दोस्तों आता है कर्नाटक, और कर्नाटक की जो स्थापना की थी वो की थी सादत उल्ला खां के द्वारा कर्नाटक की स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम बात करें बंगाल की,
तो बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। फिर आता है रुहेलखंड। इसकी आती है रुहेलखंड की बारी आती है, जिसे हम या तो वीर दाऊद कह सकते हैं या अली मोहम्मद खां। अली मोहम्मद खां। भरतपुर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? बदन सिंह के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय में जो लगभग पूरे भारत पर शासन था वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय आते आते टूट करके बिखर जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में बंट जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम कहें सबसे तेज गति से विघटन जो हुआ मुगल साम्राज्य का, तो वो इसी के समय में हमें देखने को मिलता है। आगे इसके अंदर इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है और इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। इसमें 2 मिनट का टाइम अपने को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसको समझ लीजिएगा, कब हुआ था? 1739 में। ईरान के राजा, कहाँ का राजा था? ईरान के राजा नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह, जिसे अपने क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन का भारत पर आक्रमण हुआ। तो यहाँ एक तो प्रश्न आपसे यही पूछ लिया जाता है कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? तो 1739 में आक्रमण किया था। और नादिर शाह को हम क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। और नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीले। अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि इसने आक्रमण क्यों किया था। तो देखिएगा दोस्तों, जो सीमाएं लगती थी भारत में मुगल साम्राज्य की, इसको थोड़ा इस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये यहाँ तक साम्राज्य जो हुआ करता था, तो अफगानिस्तान और इधर रह गया था ईरान। ईरान का ये शासक था। तो अफगान की कुछ सीमा यहाँ टच किया करती थी, है ना। तो ये अफगानी जो थे नादिर शाह को बड़ा परेशान किया करते थे। तो ये जो क्या है, इन पर कार्यवाही करना चाहता था। और जब ये इन पर कार्यवाही करता है तो यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो भाग करके भारत में एंट्री कर जाते हैं दोस्तों। और इसने पहले ही ये संदेश भेज दिया था कि किसी भी शरणार्थी को अंदर घुसने न दिया जाए। मैं यहाँ पर कार्यवाही कर रहा हूँ और भारत के अंदर जो मुगल बादशाह है वो किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीले। तो उन्हें तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। और ये इधर आ भी जाते हैं और इसी से खौफजदा होकर के या हम कहें क्रोधित होकर के देखिएगा जो है नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। और भी कारण है, लेकिन तात्कालिक कारण अपने उस समय का यही मान करके चलते हैं। तो नादिर शाह जो है उस समय भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके वो सबसे पहले देखिएगा कहाँ तक आ जाता है, वो पंजाब पर आक्रमण कर देता है दोस्तों। लेकिन बादशाह को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में वो पहुंच जाता है करनाल तक। करनाल में डेरा डालता है। और करनाल की जो बात है वो है फरवरी 1739 की। तो देखिएगा उस समय जो घटना होती है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। तो देखिएगा जैसे हम ये देखें कि करनाल यहाँ पर है, फिर है दिल्ली, और इधर था अवध, और इधर था हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। तो अवध के अंदर कौन था? अभी हमने देखा था सादत खां। अवध में कौन था? अवध में कौन था दोस्तों? सादत खां। और यहाँ पर हैदराबाद में कौन था? निज़ाम उल मुल्क। अब देखिएगा ये अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, एक प्रकार से अपना जो स्वतंत्र राज्य घोषित कर चुके थे दोस्तों। लेकिन जो
फिर भी मुगल बादशाह क्या करता है, इन दोनों को अपनी मदद के लिए बुलाता है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि जो हमारा मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह के मीर बख्शी की मृत्यु हो जाती है। मीर बख्शी का निधन हो जाता है और मीर बख्शी का पद खाली हो जाता है। तो अब इन सादत खां और निजाम उल मुल्क के बीच में ये कंपटीशन हो जाता है कि इस मीर बख्शी के पद तक कैसे पहुंचा जाए। और इसी अब देखिएगा हो क्या रहा है, देखिएगा नादिर शाह का आक्रमण हो चुका है और स्थिति भारत की बिल्कुल भी सही नहीं है। मुगल साम्राज्य की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, बिखरा हुआ है। अपने ही लोगों को, जो कभी सूबेदारी का काम किया करते थे, उन्हीं को वो अपनी सहायता के लिए बुलाता है और मीर बख्शी के पद के लिए इनके बीच में ही क्या चल रहा है दोस्तों, संघर्ष चल रहा है। तो इसी बीच में क्या होता है कि ये जो नादिर शाह था वो मोहम्मद शाह रंगीला और दूसरा जो इसके साथ में था सादत खां कौन था, अभी तक आपको याद हो चुका होगा, अवध का नवाब कह सकते हैं अपने इसको एक तरह से। इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। इन दोनों को बंदी बना लिया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा ये उठता है कि नादिर शाह ने किस किस को बंदी बनाया था, तो सादत खां को और मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया। अब रंगीला जी मैसेज भेजते हैं, पीछे कौन रह गया, बाहर कौन रह गया दोस्तों, बाहर रह गया निजाम उल मुल्क कि मुझे किसी भी प्रकार से कैसे भी कर करके बाहर निकालो, मुझे यहाँ से आज़ाद होना है। ये समाचार निजाम उल मुल्क के पास में पहुँचता है और निजाम उल मुल्क जो है वो शांति दूत के रूप में, किसके रूप में, शांति दूत के रूप में किसके पास आता है, नादिर शाह के पास में आता है दोस्तों। तो यहाँ दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि शांति दूत के रूप में कौन सा व्यक्ति गया था, तो निजाम उल मुल्क गया था दोस्तों। और ये नादिर शाह के साथ में क्या करता है, एक समझौता करता है, एक ऑफर जो है इसके सामने रखता है और उसके बाद में जो है इसे छोड़ दिया जाता है। और ये ऑफर क्या था, इस बादशाह को छोड़ने की एवज में वो 50 लाख रुपए का जो है इसको ऑफर देता है नादिर शाह को। अब देखिए कब की बात है, उस समय 50 लाख रुपए बहुत हुआ करते हैं दोस्तों। और इन 50 लाख रुपयों को वो कहता है कि 20 लाख तो आपको यहीं दे दिए जाएंगे और बाकी जो 30 लाख है वो 10-10 करके जैसे ही आप वापस पहुंचोगे उससे पहले पहले आपके पास में पहुंच जाएंगे दोस्तों। अब इस तरह से जब डील होती है तो निजाम उल मुल्क के कारण ही मोहम्मद शाह रंगीला जो है क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब देखिएगा इतना बड़ा एहसान इसके ऊपर है, निजाम उल मुल्क का एहसान रंगीला के ऊपर होता है। तो इसी से खुश होकर के ये इसे पद कौन सा देने की घोषणा करता है कि तुम्हें ही मीर बख्शी का पद दिया जाएगा। तो मीर बख्शी का पद जिसका संघर्ष चल रहा था वो किसके लिए हो गया, निजाम उल मुल्क के लिए हो गया। और सादत खां तो देखिए क्या हो गया, वैसे ही रह गया दोस्तों। अब सादत खां को टेंशन हो गई कि मीर बख्शी तो कौन बन गया, मीर बख्शी तो निजाम उल मुल्क बन गया और तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। अब सादत खां जो है, सादत खां वापस नादिर शाह से मिलता है और ये कहा जाता है कि नादिर शाह को एक ऑफर दे देता है कि तुमने तो 50 लाख में ही छोड़ दिया, अगर यही सौदा मैं करवाता आपको तो मैं 20 करोड़ रुपए देता। कितने रुपए देता दोस्तों, 20 करोड़ रुपए देता। अब देखिएगा कहाँ, तो 50 लाख भी बहुत ज़्यादा है, उस समय की बात है कि 20 करोड़ रुपए देता। तो नादिर शाह बोलता है कि अभी कौन सी देरी हो गई है, अब ले आओ। तो इसी चक्कर के अंदर कहते हैं कि नादिर शाह जो है वो दिल्ली तक पहुंच जाता है। 20 मार्च 1939 की बात करें, 20 मार्च 1939 तक आते आते वो क्या करता है, दिल्ली तक पहुंच जाता है और दिल्ली के अंदर उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है दोस्तों। दिल्ली में खुतबा पढ़ा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, पढ़ा जाता है किसके नाम का, नादिर शाह के नाम का, नादिर शाह के नाम का दिल्ली में क्या होता है, खुतबा पढ़ा जाता है दोस्तों। जो देखिए नमाज होती है उस दौरान खुतबा पढ़ा जाता है और खुतबा उसके नाम का पढ़ा जाता है जो दिल्ली में शासक होता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि बादशाह की हालत कितनी गंभीर रही होगी कि बादशाह, मुगल बादशाह के होते हुए भी नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। तो इतना कमज़ोर हो चुका होता है। नादिर शाह अब कहाँ है, दिल्ली में है। तो उसी दौरान एक अफवाह फैल जाती है वहाँ पर दिल्ली के अंदर कि नादिर शाह की मृत्यु हो चुकी है।
और वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। और उस विद्रोह के दौरान कहते हैं कि नादिर शाह के कुछ सैनिक मारे जाते हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और दिल्ली में कत्लेआम करता है। दिल्ली में खूब सारा कत्लेआम करता है और वो 2 माह तक कहाँ रहता है? 2 माह तक दिल्ली में रहा था। कहाँ रहा दोस्तों? 2 माह तक रहा था, दिल्ली में रहा। कितने समय रहा था दोस्तों? 2 माह तक रहा और खूब सारा कत्लेआम किया और यहाँ से वो खूब सारी संपत्ति भी लूट करके लेके जाता है। अब देखिएगा, उसको याद आ जाता है कौन सा? 20 करोड़ वाला। अब इसको हकीकत भी पता चल गई 20 करोड़ कहाँ, यहाँ तो 20 लाख भी नहीं है दोस्तों। और 20 करोड़ का ऑफर किसने किया था? सादत खान ने। तो ये सादत खान को कहता है कि भाई फटाफट से मुझे 20 करोड़ रुपए ला करके दे, वरना तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस कहते हैं कि इसी से घबरा करके, इसी से परेशान हो करके, डर करके सादत खान जो है सुसाइड कर लेता है दोस्तों। सादत खान क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। और सादत खान के बाद में जो अवध है उसका नवाब बनता है सफदरजंग। सफदरजंग कौन बनता है दोस्तों? सफदरजंग। और यही सफदरजंग देखिएगा उसको कितने रुपए ला करके देता है बाद में? 2 करोड़ रुपए ला करके देता है। तो इस प्रकार से नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह यहाँ से बहुत सारी संपत्ति लूट करके लेकर के जाता है। ये हमें नोट करना होगा कि वो क्या क्या लेकर के जाता है। कोहिनूर हीरा ले जाता है, तख्ते ताउस को ले जाता है और बहुत सारा पैसा, घोड़े, बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ से लेकर के जाता है दोस्तों। तो ये नादिर शाह की एक बहुत बड़ी लूट थी और ये कहा जाता है कि उस समय वो लगभग 70 करोड़ की संपत्ति अपने साथ में लेकर के जाता है। कितनी थी दोस्तों? 70 करोड़ की। अब आप सोच सकते हैं कहाँ तो 50 लाख में काम हो गया था और कहाँ पर देखिए उसे 70 करोड़ की संपत्ति उस समय मिलती है। तो यहाँ थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, हमने ये लिखा था कि 1739 में ईरान के नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और यहाँ लिखना करनाल के युद्ध में, उसे हार ही कहेंगे अपने, करनाल के युद्ध में मुगलों की हार होते हैं। मुगलों की हार, करनाल के युद्ध में मुगल जो है वो हार जाते हैं। नादिर शाह अपने साथ, बाकी चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी हैं, उतनी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे से, अगर आपने वीडियो को सुना है तो याद रह ही जाएगा। नादिर शाह अपने साथ क्या क्या लेकर के जाता है? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले जाता है। तख्ते ताउस जिसे अपने कहते हैं, मयूर सिंहासन ले जाता है। ये याद रखना है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। इसी के समय में एक और आक्रमण होता है, उसे भी याद रखिएगा। अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण इसी के समय हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण किसके काल में हुआ, तो पहला आक्रमण जो है वो इसी के काल में हुआ था। अफगानी शासक थे जिसे दुर्रे दुरानी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ये आपको दूसरी चीज याद रखनी है। नंबर 1 तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, किस प्रकार से हमने ये देखा। नादिर शाह आता है, वो करनाल में ही जीत चुका था, जहां पर 50 लाख का जो ऑफर है निजामुल मुल्क के द्वारा होता है, लेकिन फिर भी वो है जो सादत खान के ऑफर के कारण दिल्ली तक आ जाता है। दिल्ली में कत्लेआम होता है और पैसा उसको दे नहीं पाते हैं, जिसके कारण लूट भी होती है। सादत खान सुसाइड कर लेता है और वो यहाँ से 70 करोड़ की जो संपत्ति है वो अपने साथ में लेकर के जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ और दूसरे किस शासक का आक्रमण हुआ? अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है वो इसके समय में होता है दोस्तों। एक चीज़ और अपने याद रख सकते हैं, इसके दरबार में सदारंग, एक तो सदारंग और अदारंग नामक 2 संगीतकार हुआ करते थे। संगीतकार थे, 2 संगीतकार इसके समय में हुआ करते थे दोस्तों। एक वली दक्कन भी इसी के दरबार में था, ये भी याद रखिएगा।
इसी के दरबार में था। अब वली दक्कन कौन है, तो ये भी याद रखिएगा, उर्दू शायरी का जनक। उर्दू शायरी का जनक जो है इसे माना जाता है। वली दक्कन जो है वो इसी के समय में हुआ करता था। वली दक्कनी कर लीजिएगा उसको ना, वली दक्कनी जो है इसी के दरबार में हुआ करता था। तो ये था मोहम्मद शाह रंगीले, किस प्रकार से इसके काल में विघटन होता है, सारी चीज़ें अपने देख चुकी हैं। अब इसके बाद में देखिएगा जो अगला शासक बनता है वो है अहमद शाह। अगला शासक कौन बना, अहमद शाह बनता है, जिसका समय 1748 से लेकर के 1754 तक का अपने मानते हैं। 1748 से लेकर के 1754 का ये समय है। अब देखिएगा हमने ये बात की थी कि अवध का नवाब कौन बनता है, सफदरजंग बनता है दोस्तों। सफदरजंग जो है अपना कद इतना बढ़ा लेता है कि वो इसका वजीर बन जाता है दोस्तों। मुगल बादशाह का वजीर कौन होता था, अवध का नवाब। और बाद में ये इसी के समय से परंपरा शुरू हो जाती है कि जो बंगाल का नवाब होगा वो मुगल बादशाह का वजीर भी होगा। ये उसके समय से ये चीज़ चल जाती है। तो यहाँ आपको इसके समय में ये लिख लेना है, इसका वजीर सफदरजंग था। इसका वजीर कौन था दोस्तों, इसका वजीर था सफदरजंग। एक इसमें याद रखना है उधम बाई। उधम बाई को याद रखिएगा। उधम बाई जो है ये एक नर्तकी हुआ करती थी। उधम बाई शासन कार्य में हस्तक्षेप किया करती थी। हस्तक्षेप किया करती थी, ये काम उसका हुआ करता था। एक और इजड़ा हुआ करता था जिसका नाम था जावेद, थर्ड जेंडर जावेद खान नामक हिजड़ा, उसके दरबार में था। ये भी आप याद रख सकते हैं। दो लोगों का प्रभाव था, उधम बाई और जावेद खान। एक चीज़ और याद रख सकते हैं अपने, इमाद उल मुल्क, ये इसके द्वारा क्या करवा देता है, इसे अंधा करवा देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अहमद शाह की बातें हैं जहाँ पर कुछ विशेष हमारे सामने नहीं आता है। इसके बाद में जो अगला मुग़ल बादशाह बनता है, 8वां मुग़ल बादशाह, वो है आलमगीर। आलमगीर द्वितीय। इसका जो समय है 1754 से लेकर के 1759 तक का मानते हैं अपने। ठीक है। इमाद उल मुल्क, जिसकी हमने पीछे भी बात की थी, अहमद शाह को अंधा करवा देता है, वजीर हुआ करता है, वो इसकी भी हत्या करवा देता है। इमाद उल मुल्क ये वजीर हुआ करता था, इसकी हत्या करवा देता है। इसके समय में कोई विशेष कार्य नहीं होता है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो शासक आता है, नवा शासक जो हमारा आता है, वो है शाह आलम द्वितीय। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, शाह आलम द्वितीय। इसका जो समय है 1759 से लेकर के 1806 तक का टाइम अपने इसका मान करके चलते हैं दोस्तों। ये जो है अधिकतर आलमगीर के बाद में ये शासक बनता है दोस्तों, और ये पटना में ही रहता है, बिहार में ही अपने आप को जो है बादशाह घोषित करता है, और बहुत लंबे समय तक ये दिल्ली में नहीं आता है, कई सालों तक ये दिल्ली में नहीं आता है दोस्तों। और इसके समय में जो सबसे बड़ी घटना होती है तो वो है 1764 का बक्सर का युद्ध। ये आगे पढ़ेंगे भी अपने, कैसे हुआ क्या हुआ, यहाँ सिर्फ आपको इतना इसमें याद रखना है दोस्तों। 1762 में महादजी
सिंधिया की सहायता से ये दिल्ली जाता है। जैसा कि अभी हमने कहा था कि ये दिल्ली नहीं जाता है दोस्तों, पटना में ही ज़्यादातर रहा करता था। और ये 65 से 72 1765 से लेकर के 72 तक तो ये क्या करता है, बाद में भी इलाहाबाद में अंग्रेज़ों से पेंशन लेकर के ही रहता है। तो यहाँ याद रखिएगा 1762 में महादजी सिंधिया की सहायता से दिल्ली गया। 1765 से 1772 तक इलाहाबाद में अंग्रेज़ों से पेंशन लेकर रहा। ज़्यादा कोई बड़ी घटनाएं इसके समय की है नहीं, जस्ट छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है जो आपसे प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, जिनके अपने डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ याद रखनी है आपको, 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली पर अधिकार करते हैं, अंग्रेज़ दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये इसके समय की मुख्य घटनाएं हैं। शाह आलम द्वितीय की एक तो बक्सर का युद्ध आता है और एक महादजी सिंधिया की सहायता से ये देखिए दिल्ली जाता है और 1803 में जो है अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में जो अगले शासक आते हैं वो है अकबर द्वितीय। कौन से हैं? अकबर द्वितीय। इसका जो टाइम है वो 1806 से लेकर के 1837 तक का है दोस्तों। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला ये पहला शासक था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक कौन था? यही था। पहला बादशाह कौन है? अकबर द्वितीय है, जो अंग्रेजों के समय में शासक बनता है दोस्तों। और इसी के समय में क्या हुआ, मुगलों के जो सिक्के चलते थे वो बंद हो गए, मुगल सिक्के बंद हो गए। ये पेंशन लेता था और आराम से रहा करता था। इसी के समय में थे राजा राम मोहन राय, कुछ याद आ रहा होगा आपको थोड़ा सा, वो अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए गया था। तो वही अकबर द्वितीय ये है जिसकी अपनी बात कर रहे हैं। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। नाम तो क्या है दोस्तों इसका? राम मोहन राय, राम मोहन राय है नाम। तो उपाधि किसकी दी है? राजा की उपाधि देते हैं दोस्तों। और फिर ये जो है इंग्लैंड जाता है, जो अपने राजा राम मोहन राय हैं वो इनकी पेंशन बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ जो आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था अकबर द्वितीय। इसके समय में मुगल सिक्के बंद हो गए, अब इससे ज़्यादा पतन क्या होगा, पेंशन याफ्ता हो गए थे ये इस समय। और इस समय राजा राम मोहन राय हैं वो उसकी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए जाता भी है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है इन्हीं के द्वारा दी जाती है। इसके बाद में दोस्तों अगले शासक आते हैं हमारे बहादुर शाह द्वितीय। पहले बहादुर शाह से देखिएगा प्रारंभ होता है उत्तरवर्ती मुगल काल और सेकंड बहादुर शाह पर आकर के समाप्त हो जाता है। 1837 से लेकर के 1857 तक का टाइम पीरियड इनका माना जाता है। इसे हम कहते हैं अंतिम मुगल बादशाह। और अंतिम होगा वो कमज़ोर ही होगा ना, तभी तो अंत हो गया, अंतिम मुगल बादशाह। अगर आपसे पूछा जाए, और पूछा क्या जाए, बहुत बार पूछा भी जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह। इसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं दोस्तों। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं लिखा करता था। अब देख लो, इतना फ्री हो गया था कि पेंशन लेता था और देखिए क्या करता था, कविताएं लिखा करता था, शायरियाँ लिखा करता था। जफर नाम से कविता लिखता था, जफर नाम से ये क्या करता था, कविताएं लिखा करता था दोस्तों। 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी इसके द्वारा किया गया था, क्रांति का नेतृत्व किया। ये आगे 1857 तक पहुंचेंगे तो वहां भी हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं। किसके कहने पर? इसकी बेगम थी जीनत महल,
जीनत महल के कहने पर ये क्या करता है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है दोस्तों। अब 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है, या हम यूं कहें कि एक प्रकार से असफल हो गई, तो अंग्रेज इसे पकड़ लेते हैं और इसे देखिए निर्वासित कर देते हैं। अंग्रेजों द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और ये इसी प्रकार से अंतिम मुगल बादशाह था। और 1862 के अंदर देखिए इसकी मृत्यु भी कहाँ होती है, मृत्यु भी रंगून में ही होती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जफर को 2 गज जमीन भी हासिल नहीं हुई है ना, जहाँ पर ये रहा, जहाँ पर इसका शासन रहा, वहाँ इसे 2 गज जमीन भी हासिल नहीं हुई और रंगून में यहाँ पर आकर के इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जो साम्राज्य खड़ा किया था बाबर ने, अकबर ने और जहांगीर के समय जो इतना बड़ा फैल गया था, धीरे धीरे अयोग्य शासकों के आते आते या हम यूँ कहें परिस्थितियाँ भी उस समय परिवर्तित होती जा रही थी। आते आते बहादुर शाह, द्वितीय बहादुर शाह जफर यानी 1857 के अंदर आकर के वो क्या हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब मुगल शासन नाम की चीज़ भारत में नहीं रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा उत्तरवर्ती जो मुगल सम्राट हैं वो क्या क्या करते हैं, कौन सी उनकी इम्पोर्टेंट बातें हैं। यहाँ जो हमें याद रखना है, एक तो ये जो नए राज्य बनेंगे इन्हें हमने अगले स्टेप में पढ़ना भी है। और ये नए राज्य जो हैं ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं दोस्तों। जैसा मोहम्मद शाह रंगीले के समय में हमने देखा ना कि छोटे छोटे स्टेट बन गए, छोटे छोटे राज्य बन गए, स्वतंत्र राज्य कहलाते हैं, जिसमें अवध था, फिर मराठा भी आते हैं, हैदराबाद आता है, कर्नाटक आता है, मैसूर आता है। ये सारे आपस में लड़ते हैं और इन्हीं लड़ने का फायदा उठाते हैं अंग्रेज, और फिर इन्हीं की आपसी फूट का फायदा उठाते उठाते ये देखिए पूरा शासन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे अब क्या होता है, छोटे छोटे राज्य तो बन गए, अब मुगल साम्राज्य तो रहा नहीं, मुगल साम्राज्य की जगह तो किसी न किसी ने लेनी ही है दोस्तों। तो जब वो जगह ले लेते हैं छोटे छोटे राज्य, तो राज्य बन गए तो वो अपनी सीमाओं का विस्तार भी करेंगे, और जब विस्तार करेंगे तो एक की सीमा दूसरी की सीमा से टकराते भी हैं, फिर ये आपस में लड़ते हैं दोस्तों, जिनका फायदा किसको मिलता है, अंग्रेजों को मिलता है, और धीरे धीरे ये कब्जा भी कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सब कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्यों के अध्ययन में। इनको अपने कहते हैं 18वीं सदी के स्वतंत्र राज्य, जिनका अध्ययन अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सारा बिल्कुल कनेक्टेड है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ करके चल रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नोट्स दोस्तों पूरे साथ ही साथ बनाते रहना, बहुत अच्छे नोट्स हैं। इसके बाद में आपको किसी अन्य नोट्स की या अन्य किताब की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले एक और सूचना दे दूं आपको कि अगर आप हमारी शेड्यूल बेस्ड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। 2 एंड्रॉयड एप्लीकेशन है अपनी, अतुल्य आर्यस और राकेश सर के नाम से। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो अपने यूट्यूब पर नहीं दे पाते वो आपको वहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में 18वीं सदी के स्वतंत्र राज्यों के साथ। वहाँ पर हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग और नई बातों को सीखेंगे और देखेंगे कौन से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।